बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल चन्ना मेरेया 2 एपिसोड है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नावल ये भी बड़ा पसंद आएगा। अरीज जो मज़े से सो रही थी, हादी इसके कमरे में आया और हो ना हो तो मैडम अभी तक सो रही हैं। अभी बताता हूँ, कल मेरे ऊपर पानी फेंका था ना। हादी ने आगे बढ़ के पानी का जग उठाया और सारे का सारा पानी अरीज पर फेंक दिया था। वो हड़बड़ा के उठी, हाय अम्मी जी सैलाब आ गया, बचाओ बचाओ, पानी पानी। वो आंखें बंद करके चीख रही थी जब हादी ने इसके मुंह पर हाथ रख के इसकी आवाज़ बंद की थी। क्यों गला फाड़ रही हो? ऐसा भी कौन सा तूफान आ गया, ज़रा सा पानी ही है, पानी ही फेंका है, अगर जल्दी नहा लिया करो तो पानी से इतना डर ना लगे। हादी अपनी हंसी दबाकर बोला, हादी के बच्चे तूने मुझ पर पानी क्यों फेंका? और वो इसका हाथ झटक के बोली, वैसे भी मेरा दिल किया। वो भी आराम से कंधे उचक के बोला, तेरी तो अब बच तुम मुझसे। वो दो हाथ वो बोलते हुए साथ ही इसके बाल अपने हाथों में ले चुकी थी। अब हादी की दुआइयाँ अरूज पर थीं। मेरी बात तो सुन ले चुड़ैल, क्या है? इसने इसके बाल छोड़ के पूछा। आज संडे है, यूनी वाले तो आज सुकून में होंगे, चल कहीं बाहर चलते हैं। घर पे रहे तो हिटलर की नानी ने हमसे काम करवा करवा के मार देना है। हादी ने इसे आने वाले हालात के बारे में बताया। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, चलो तुम, मैं आई चेंज करके। और वो इसे भेज के खुद वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद वापस आई और शीशे में अपना अक्स देखा। ब्लैक पैंट के साथ येलो कुर्ता पहने, साथ सर पर ब्लैक ही हिजाब किए इसकी धोदिया रंगत और निखर गई थी। हेज़र ग्रीन बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक, नाभि लब, और वो किसी हूर से कम नहीं थी। हादी और इसकी शक्ल काफ़ी मिलती थी और आंखें भी दोनों की सेम थी। इन दोनों ने आंखों का रंग अपनी माँ से चुराया था। अरहम, रहमान और अली भी काफ़ी हैंडसम थे, लेकिन इन दोनों की आंखें जहांगीर साहब की आंखों की तरह ब्लू थीं। इनकी आंखों में कशिश थी जो एक बार देखता खो सा जाता था। भाइयों की लाडली बहन थी, लेकिन रेहाना बेगम के लिए काम वाली थी। कुछ ही देर में वो नीचे आई, फिर हादी और वो नाश्ता करने चल दिए। अदालत में मुकम्मल खामोशी थी, जिसमें घड़ी की टिक टिक की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। योर ऑनर, सारे सबूत इस वक्त मिस रिमशा के ख़िलाफ़ है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मिस रिमशा को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए। 1 मिनट जज साहब, आप एक साइड की दलील सुन के फ़ैसला नहीं सुना सकते। अदालत में किसी की आवाज़ गूंजी जब सब ने दरवाजे की तरफ देखा। माय लॉर्ड, मैं हूँ लॉयर मिस रिमशा मुजाहिद की। मेरे बगैर मेरे मौक्कल को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। अदालत के दरवाजे से रिमशा के वकील ने कदम अंदर रखते हुए कहा। सब ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ वो दोनों खड़ी सी। रिमशा के वकील को देखकर शयान शाह ने नफ़रत से इसे घूरा, जो हर काम में अपनी टांग अड़ाने आ जाती थी। चंद ही दिनों में वो इसे छठी का दूध याद करवा चुकी थी। सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ ऊपर जेट ब्लैक कोट पहने वो दोनों मजबूत कदम रखती अंदर दाखिल हुई। यहाँ भी आ गई ये दोनों आफतें, शयान शाह ने दांत पीस के सोचा। इन दोनों ने शयान शाह की तरफ तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखा, जिससे वो जल भुन गया। इनके यहाँ तक पहुँचने की उम्मीद नहीं थी इसे, और वो तो ये बात भी नहीं जानता था कि ये दोनों लॉयर्स हैं। इनकी मुस्कुराहट ने जलती पर तेल का काम किया। आपकी तारीफ़, जज साहब ने दोनों की तरफ देख के सवाल किया। मैं रिमशा मुजाहिद की वकील हूँ, मरवा ने जज साहब को जवाब दिया, और मैं इनके केस की चश्मदीद गवाह। सफ़ा ने भी एक मुस्कुराहट शयान शाह की तरफ उछाल के कहा, आपको जो भी कहना आप विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज ने सफ़ा को विटनेस बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, जज साहब मेरी गुजारिश है कि केस की सुनवाई एक बार फिर से शुरू की जाए। मरवा ने जज साहब की तरफ देखकर कहा, इजाज़त है। जज साहब ने इजाज़त दी। शयान शाह विटनेस बॉक्स में बाहर आया और मरवा के साथ पास आके बोला, लड़की ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो दांत पीस के बोला, हमें बाद में देख लें भाई, हम कहीं नहीं जा रहे, पहले अपनी खैर मनाएं, आज तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। मरवा कोई जवाब देती इससे पहले ही सफ़ा ने इसे देखते हुए कहा, देख लो, ऑर्डर ऑर्डर जनाब, आप अपनी जगह पर जाएं और आप अपनी कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब ने पहले शयान को विटनेस बॉक्स में जाने को कहा और फिर मरवा को केस लड़ने का कहा। मोहतरमा, इससे पहले कि शयान का वकील मरवा को कुछ कहता, मरवा ने बीच में इसे टोक दिया। मरवा दाऊद खान नाम है मेरा। योर ऑनर, मेरी काबिल दोस्त मरवा दाऊद सिर्फ कोर्ट का वक़्त ज़ाया कर रही हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फैसला सुनाएं। योर ऑनर, इन भाई साहब को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सबूत पेश करने का एक मौका दें। सफ़ा ने जज साहब की तरफ देख के दांत पीस के कहा, इजाज़त है। ये रहे सबूत। सफ़ा ने मरवा को सबूत देते हुए एक नज़र शयान शाह की तरफ देखा।
रमशा के अगवा होने से लेके इसके साथ जो सब कुछ हुआ, सब के सबूत मौजूद थे, जो तस्वीरें और वीडियोस में मौजूद थी। मुखालिफ वकील कुछ बोलना चाहते थे, मगर जज ने खामोश करते हुए कहा, तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रमशा मुजाहिद बेगुनाह है और शयान शाह को 10 साल की सज़ा सुनाती है। अदालत का ऑर्डर है कि शयान शाह को गिरफ़्तार कर लिया जाए। मरवा ने मुस्कुरा के सफ़ा की तरफ देखा। ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी जो ये दोनों हारी हों आज तक। खैर तो है, आज मेरी निकम्मी औलाद इतनी जल्दी कैसे उठ गई? रेहाना बेगम ने दोनों को आता देखकर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात में पूछा। दोनों ने सलाम किया और अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। देख रहे हैं आप बाबा, आपकी ये मिसेज हमें आज बगैर वजह सुना रही हैं। नहीं, आज तो पक्का आप हमें बता ही दें। दुनिया की सारी माएँ छोड़ के आपको एक यही मिली थी मेरी माँ बनाने के लिए। अरीज ने मुंह बना के कहा। रहमान और अली मुंह नीचा करके हंस रहे थे और हादी भी इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। देख रहे हैं आप जहांगीर साहब, कितने बदतमीज़ हो गए हैं ये दोनों। रेहाना बेगम ने जहांगीर साहब को घसीटा, जो अपनी हंसी जब्त करने के चक्कर में लाल हो रहे थे। बेचारे हमेशा बीवी और बच्चों में पिस जाते थे। बेटा ऐसा नहीं कहते, माँ है तुम्हारी। जहांगीर साहब ने मसनूई गुस्सा देख के कहा। अब वो अपनी महबूब बीवी को नाराज़ तो नहीं कर सकते थे ना। देखा इरज, तुमने अब तो हमारा बाप भी हमारा नहीं रहा। चलो चलें, वैसे भी ये लोग हमारे अपने नहीं रहे। हादी फुल ड्रामा अंदाज में कहता अपनी जगह से उठने लगा। जब रहमान ने इसे घूर के देखा, वो मैं तो मजाक कर रहा था भाई, आप तो गुस्सा ही कर गए। हादी को अपने भाइयों के गुस्से से डर लगता था। वैसे किसकी शामत आई आज सुबह सुबह? अली ने दोनों की तैयारी देख कर कहा। रेहाना बेगम ने भी दोनों को मशकूक नज़रों से देखा। हर कोई हमसे तंग है, इसलिए हम आज किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हम दोनों घूमने जा रहे हैं। जवाब इरज की तरफ से आया। वाह भाई, एक ही रात में ऐसा किया हुआ जो मेरी नकम्मी औलाद को थोड़ी अक्ल आ गई। रेहाना बेगम ने अपनी हंसी दबा के पूछा। बाबा देख रहे हैं आप अब अपनी बेगम के काम। अरीज ने जहांगीर साहब को देख के शिकायत लगाई। अच्छा बस अब मेरी सुने सब, इससे पहले वहाँ जंग छिड़ती। जहांगीर साहब ने सब की तरफ देख कर कहा। जी बाबा, अरहम ने कहा जो अभी वहाँ आया था। अगले हफ्ते हम गांव जा रहे हैं, जहांगीर साहब ने सब की तरफ देख कर कहा। लेकिन बाबा अब यूँ अचानक? अरहम ने सवाल किया। क्योंकि पहले कभी वो सब गांव नहीं गए थे। अगर कभी साल में एक आध बार गए भी थे तो सिर्फ जहांगीर साहब और रेहाना बेगम ही गए थे। हाँ बेटा, अब तुम लोगों को भी चाहिए कि अपने रिश्तों को पहचानो, जहांगीर साहब ने इन सब की तरफ देख कर कहा। लेकिन अब ठीक है बाबा, हम चलेंगे। रहमान कुछ कहता है इससे पहले अरहम जवाब दे के अपनी कुर्सी छोड़ के उठ खड़ा हुआ। अरहम और रहमान अच्छे से जानते थे कि वहाँ लड़कियों को कुछ ख़ास नहीं समझा जाता, इसलिए वो कभी ना खुद गए थे ना अरीज को जाने दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनकी बहन को कोई कुछ कहे। लेकिन कब तक मुंह मोड़ते अपनों से। अरीज और हादी भी चुप करके नाश्ता करने के बाद उठकर चले गए थे। बड़े से हॉल में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी, जहां इस वक्त 6 लोग मौजूद थे। कैप्टन अहमद आप फाइल लाने वाले थे, कहाँ है वो फाइल? आरजे की आवाज़ ने हॉल में मौजूद खामोशी को तोड़ा। सर वो कैप्टन एजे के पास है, वो आती होगी, अहमद ने जवाब दिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पता नहीं किस सुल्ली के पट्टे ने इस लड़की को कैप्टन बना दिया। आरजे ने अपना सर पीट के कहा। सर अब आप खुद को उल्लू का पट्टा ना कहें, आपने ही बनाया था। इससे पहले वो इसकी शान में कुछ और गुस्ताखी करते। एजे की आवाज़ हॉल में सुनाई दी। एजे आपने कसम उठाई है हर जगह लेट पहुंचने की? आरजे ने इंतहाई गुस्से से इसे घूर कर पूछा। बस 10 मिनट ही लेट हूँ। आप तो ऐसे बातें सुना रहे जैसे मैंने आपकी भैंस को ली हो, वो मुंह बना के बोली। कैप्टन आप जानती हैं हमारा एक एक मिनट कितना कीमती होता है, मेजर ने दांत पीस कर कहा। सर मुझे क्या पता, मेरी तो घड़ी ही ख़राब है, वो मुंह बना के बोली। मेजर का दिल किया सामने खड़ी लड़की को उठा के बाहर फेंक दे इसे, मगर बेचारा मजबूर था, इसलिए सर दाह भर के बोला फाइल लाओ। उन्होंने एजे को घूर के देखते हुए कहा। एजे ने भी शराफत का मुजाहरा करते फाइल दे दी। अब आप लोग जा सकते हैं, अगला ऑर्डर का इंतज़ार करें। ओके सर। वो दोनों सलूट करके हॉल से बाहर निकले। पीछे मेजर ने नहीं में सर हिला दिया, जैसे कह रहे हो कि इनका कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों साइकिल पे घूमने निकले थे। यार हादी मुझे तो भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं। अरीज ने हादी की तरफ देखकर कहा। यार लगी तो मुझे भी है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो भी मुंह बना के बोला। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं? शर्म करो थोड़ी, इतने अमीर माँ बाप की औलाद हो के
जेब में 40-50 हज़ार नहीं रख सकते? वो तो ऐसे बोल रही थी जैसे अपने साथ बैंक लेके घूमती हो। ओ ड्रामा क्वीन, अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हें? तो मुझसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं ना। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते जा रहे थे जब सामने से आती गाड़ी रीज की साइकिल को हल्की सी लग गई। क्योंकि रीज लड़ाई में मसरूफ़ थी इसलिए संभल ना पाई और साइकिल समेत नीचे गिर गई। आह, मार दिया जालिम, आज एक मासूम और कम हो जाएगा। हादी, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस गाड़ी वाले को फांसी ज़रूर देना। वो गिरते ही शुरू हो चुकी। अबे रो हादी ने गाड़ी वाले को अब पीछे से आवाज़ लगाई। गाड़ी वाले ने भी गाड़ी रोक दी, जबकि हादी खा जाने वाली नज़रों से गाड़ी को देख रहा था, साथ ही अरीज को खड़ा कर रहा था। ठीक हो तुम? हादी ने फिक्रमंदी से पूछा। अभी अरीज बोलने ही लगी थी कि पास से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। आप ठीक हैं मैडम? इन दोनों ने अपने पास से आने वाली आवाज़ की तरफ देखा, जब सामने से ही 30-32 साल दो लड़के खड़े थे। दोनों ने ही ब्लैक पैंट शर्ट पहनी हुई थी, बाल जेल से सेट किए। एक की आंखें कांची थी जबकि दूसरे की ब्लैक थी। अनाबी लबों के ऊपर गहरी मूँछों के साथ हल्की हल्की दाढ़ी। बेशक वो दोनों ही बहुत हैंडसम थे, जितने भी हैंडसम क्यों ना हो थे। सामने खड़ी लड़की की जूती को भी परवाह नहीं थी। गाड़ी कौन चला रहा था? अरीज ने दोनों को घूर घूर के देखते हुए पूछा। मैं चला रहा था। सॉरी, मैंने देखा। कांची आंखों वाले बंदर आंखें हैं या ये बटन लगा के घूम रहे हो? जो सामने से आती इतनी बड़ी साइकिल नज़र नहीं आई? साइकिल छोड़ो, तुम्हें इतनी लंबी लड़की भी नज़र नहीं आई? अरीज ने घूर के देखते हुए कहा। इसने घूर के सामने खड़ी 5 फुट 2 इंच की लड़की को देखा और फिर दांत पीस के बोला, अगर हमने नहीं देखा तो तुम देख लेती, तुम्हारे पास तो आंखें हैं ना। सामने मौजूद लड़के ने भी तप के जवाब दिया। एक तो वो माफ़ी मांग रहा था, ऊपर से ये लड़की कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। गाड़ी तुमने मारी है, मैंने नहीं। एक तो हमारा इतना नुकसान कर दिया और ऊपर से हमसे ही बहस कर रहे हो। अरीज ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। बोले, कितना नुकसान हुआ? हम भर देंगे। रेहान ने मामला संभालने के लिए कहा। अरीज ने हादी की तरफ देखा। दोनों की आंखें चमक उठी थीं। आखिर को इन्हें बकरे जो मिल गए थे तंग करने के लिए। अब आपने समझदारी की बात की, हादी ने रेहान को देखकर कहा। थोड़ी समझदारी इन्हें भी दे देते। अरीज ने जल के दोनों को देखते हुए रेहान को कहा। खैर चलें, छोड़े सब, अब जल्दी से 5 लाख निकालो, हमें देर हुई है। अरीज ने सुकून से इन दोनों का सुकून गारत किया। क्या 5 लाख की खुशी में इतना तुम दोनों का नुकसान नहीं हुआ जितना तुम मांग रहे हो? और तुम्हारी ये खटारा भी बिल्कुल ठीक है, इसने साइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। ध्यान तो हैरान होता कम था। सामने खड़ी लड़की इससे डरने की बजाय अब इसे तंग कर रही थी। ओहो अखवानी बंदर, तुम चुप रहो, ये अंकल थोड़े समझदार लगते हैं, इनसे बात करने दो। इसने रेहान की तरफ इशारा किया। एक तो हमारा इतना नुकसान कर दिया, अब पैसे देने की बारी आई तो कैसे मुंह खोले हमारी तरफ हमें देख रहे हो? अरीज मुंह बना के बोली। अरीज, तुम ध्यान का बस नहीं चल रहा था, वो सामने खड़ी लड़की का हाशर कर दे। ओ भाई साहब, मैंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हाथ तो लगा मेरी बहन को, तेरे हाथ ना तोड़ दिए तो बात करें। हादी एकदम गुस्से में आया। हाय मेरे शहजादे वीर। अरीज ने इसकी बलाएं ली और फिर रेहान की तरफ देखकर बोली, जल्दी 5 लाख दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा कर लो, जो नहीं करना नहीं दे रहे। मैं रेहान कुछ कहता इससे पहले ही ध्यान ने जवाब दे दिया। अरीज ने हादी की तरफ देखा और तंजिया मुस्कुरा के एक साइड पे चल दी। वो दोनों अभी सोच ही रहे थे कि ये क्या ही कर लेगी ज़्यादा से ध्यान। कुछ ही देर में वो वापस आई, हाथ में 2 बैट थे। ध्यान, मुझे लगता है ये दोनों कोई चोर हैं, अब हमें मार के लूटने वाले हैं। ध्यान ने इसके कान में सरगोशी की। जब इसने रेहान को घूर के देखा, अरीज ने एक बैट हादी को दिया और एक खुद पकड़ा। हाँ तो अखवानी बंदर, क्या कहा था तुमने? नहीं भरोगे हमारा नुकसान? इसने ध्यान की तरफ देखकर एक बार फिर पूछा। नहीं, एक लफ्ज़ ही जवाब आया। वो दोनों मुस्कुरा दिए। ठा ठा। इससे पहले वो दोनों कुछ समझ पाते, किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ जब सामने देखा तो इसकी गाड़ी का सामने वाला शीशा अपनी बेकदरी को रो रहा था और अरीज और हादी मुस्कुरा रहे थे। अरीज ने वहीं से ही एक बार फिर पूछा। हाँ तो अब क्या इरादा बना भर रहे हो नुकसान, या हम और भी दिखाएं हम क्या क्या कर सकते हैं? ध्यान ने गुस्से से पागल होकर कहा। इसकी नई गाड़ी का शीशा वो दोनों कितने आराम से तोड़ चुके थे। रेहान इनकी हिम्मत पर अशश कर उठा था। तुम दोनों जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? ध्यान दांत पीस कर बोला था। अखवानी बंदर, तुम जो कोई भी हो, हम जानना भी नहीं चाहते। हमें 5 लाख दो, वरना अभी यहीं के यहीं हम तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल देंगे। वो दोनों बड़े सुकून से बोले। तुम्हारी तो? ध्यान ने शदीद गुस्से से कहा। जब्त से इसकी आंखें लाल अंगारा हो चुकी थीं।
چھوڑو یار، پاگل لگتے ہیں، پیسے دے اور دفع کر، ان کا کیا بھروسہ، گاڑی کو ہی آگ لگا دے۔ ریحان کی بات پر اس نے ایک نظر ان دونوں کو گھور کر دیکھا اور پیسے دینے کو بول دیا۔ ریحان سے پیسے لینے کے بعد وہ دونوں سیدھا دیان کے پاس آئے۔ اخوانی بندر، دعا کرنا ہمارا دوبارہ کبھی سامنا نہ ہو، ورنہ عریج نے بات ادھوری چھوڑ دی جب ہادی نے اس کا کندھا تھپتھپا کے کہا، ورنہ ہم جو نظر آتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ دونوں دھمکی دے کر نکل گئے وہاں سے۔ پیچھے سے وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا دیان خان کو کسی نے دھمکی دی ہو، اور وہ بھی اس انداز میں۔ مصطفیٰ خان کی شادی ان کے چچا جان کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ مصطفیٰ خان گاؤں کے سردار تھے۔ گاؤں میں ہونے والا ہر فیصلہ ان کی مرضی سے ہوتا تھا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، بڑا بیٹا سکندر، ان کی بیوی آسیہ بیگم، ان کا بیٹا زرجان، پھر سوہا اور ریحان۔ زرجان سکندر صاحب کے ساتھ ایک کامیاب بزنس مین تھا، باقی دونوں ابھی پڑھ رہے تھے۔ پھر کبیر صاحب اور ان کی بیوی مہناز بیگم کے 2 بیٹے تھے، دیان، ہارون، اور 2 بیٹیاں مرحا اور نیہا۔ مرحا کا لاسٹ سیمسٹر تھا، جبکہ نیہا کا خواب ڈاکٹر بننا تھا، جو آغا جان کے ہوتے ہوئے کہاں پورا ہو سکتا تھا۔ پھر جمال صاحب اور سلمہ بیگم، ان کی بڑا بیٹا ریحان، پھر شاہمیر، اور پھر عنایا اور مشل، جن کی ابھی اسٹڈی پوری نہیں ہوئی تھی۔ پھر جہانگیر صاحب اور ان کی بیوی ریحانہ، ان کے 5 بچے تھے، اور ہم رحمان علی، اور پھر ہادی اور ارج۔ جہانگیر صاحب نے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے گاؤں چھوڑا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے اپنے سب بچوں کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں، اس لیے سکندر صاحب اور جہانگیر صاحب نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جبکہ باقی دونوں نے گاؤں میں ہی رہنا بہتر سمجھا۔ جہانگیر صاحب نے اسلام آباد میں اپنا بزنس شروع کیا، اور بہت جلد وہ ملک کے مشہور بزنس مین تھے۔ خان گروپ آف انڈسٹری کے مالک بھی تھے، لیکن وہ بہت خدا ترس، سخی اور نرم دل انسان تھے۔ ان کی زوجہ ریحانہ بیگم بھی بہت نیک عورت تھی، وہ غریبوں کی مدد کرتی تھیں، لیکن ان کی اولاد ان پہ نہیں گئی تھی۔ ارحم اور رحمان اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بزنس میں آگے آ گئے اور بہت کم عمر میں ایک کامیاب بزنس مین بن گئے تھے۔ علی اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے اب کچھ دنوں ریسٹ پر تھا۔ ہادی اور عریج سب سے چھوٹی اور سب کے لاڈلے تھے، دونوں کا ہی یونی میں لاسٹ ایئر تھا۔ مصطفیٰ خان کے بھائی کی ایک بیٹی تھی، جسے انہوں نے بھائی کی وفات کے بعد بہت لاڈ سے پالا تھا، لیکن ان کی شادی کے بعد سے وہ کبھی ملنے نہیں آئے۔ جاری ہے۔